नमस्कार। दूसरा पहलू में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल महाजन। दूसरा पहलू में आज बात करेंगे छात्रों में खतरनाक तरीके से बढ़ते सुसाइड रेट की और मीटू के आरोपों के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में मचे घमासान की। पहले बात छात्रों के बढ़ते सुसाइड की। पिछले 10 सालों में छात्रों के सुसाइड के मामले 50% से ज़्यादा बढ़ गए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक आत्महत्या देश में महामारी की तरह फैल रही है। छात्र आत्महत्या के मामले 4% की सालाना दर से बढ़ रहे हैं। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि छात्र सफल होने के लिए किताबी पढ़ाई और नंबरों के पीछे भागते हैं, जिससे तनावग्रस्त हो जाते हैं, जबकि सफलता के लिए दृढ़ संकल्प, एकाग्रता और समय का सदुपयोग ज़रूरी है। दूसरी खबर में बात मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर मचे बवाल की। इंडस्ट्री में महिलाओं की समस्याओं को लेकर बनी जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद मलयालम सिनेमा से जुड़ी महिलाएं सामने आ रही हैं और एफआईआर दर्ज करा रही हैं। कई बड़े एक्टर्स पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि इंडस्ट्री में काम करने वाली कुछ महिला कलाकार ये मान लेती हैं कि इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है और शिकायत नहीं करती हैं, जिसकी वजह से ऐसी शोषण की घटनाएं बढ़ती जाती हैं। देश में छात्रों का सुसाइड रेट गंभीर चिंता का विषय बन गया है। कोचिंग हब कोटा से लेकर देश भर से छात्रों की आत्महत्या की खबरें रोज सामने आती हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद सुसाइड की घटनाओं में कमी नहीं आ रही। छात्रों के सुसाइड पर आई नई रिपोर्ट ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक आत्महत्या देश में महामारी की तरह फैल रही है। पिछले 20 साल में छात्र आत्महत्या के मामले 4% की सालाना दर से बढ़ रहे हैं, जो राष्ट्रीय औसत से 2 गुना है। सॉरी मम्मी पापा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया। सॉरी, मैं जेईई पास नहीं कर पाया। सुसाइड लेटर्स की ऐसी लाइनें पढ़कर किसी का भी कलेजा छलनी हो जाएगा। हर माँ बाप चाहता है कि उनका बेटा या बेटी डॉक्टर, इंजीनियर बने और उनका नाम रोशन करें, लेकिन सपनों और उम्मीदों के बोझ तले दफन होती छात्रों की जिंदगी के बारे में क्या कोई सोच रहा है? शायद नहीं। तभी तो आए दिन दिल्ली, मुंबई, कोटा और पटना जैसे शहरों से छात्रों के सुसाइड की खबरें सामने आती हैं। हताश, निराश छात्र जिंदगी खत्म करने पर मजबूर हैं। आंकड़ों पर गौर करिए। 24 जनवरी से 5 जुलाई के बीच सिर्फ 6 महीने में कोटा में 14 छात्रों ने सुसाइड कर लिया। 2023 के आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल 29 छात्रों ने सुसाइड किया था। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद हालात नहीं बदल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी छात्रों की सुसाइड का मुद्दा उठा। गंभीर विषय है कि हमारे नवयुवक आज की तारीख में अगर इस तरह से मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए और हमारे परिवार के लिए हानि है। लेकिन इसमें हम जांच निश्चित रूप से उस छोर तक जाएंगे कि कहाँ पे क्या अनेक कोई कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों तक पहुंचने का हम काम करेंगे कमेटी में। कोटा समेत पूरे देश में जिस तरह से छात्रों की सुसाइड की घटनाएं बढ़ी हैं, उसने सोचने पर मजबूर कर दिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर छात्र आत्महत्या पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट IC3 सम्मेलन और एक्सपो 2024 में जारी की गई है। IC3 एक स्वयंसेवी संस्था है जो छात्रों के करियर काउंसलिंग के लिए काम करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में सुसाइड की घटनाओं में हर साल 2% की वृद्धि हुई है, जबकि बीते वर्ष छात्र सुसाइड के मामले खतरनाक तरीके से 4% बढ़े हैं। यानी छात्र सुसाइड की दर राष्ट्रीय औसत से दुगनी है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 सालों में 0 से 24 आयु वर्ग के लोगों की संख्या 58.2% से घटकर 58.1% हो गई है, जबकि छात्र आत्महत्या की घटनाएं 6,654 से बढ़कर दोगुने से ज्यादा 13,044 हो गई है। पिछले 10 साल में छात्रों के सुसाइड केस 50% बढ़े हैं, जबकि छात्राओं के सुसाइड केस 61% बढ़े हैं।
IC3 मूवमेंट के संस्थापक गणेश कोहली का कहना है कि ये रिपोर्ट दिखाती है कि शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से निपटने की तुरंत जरूरत है। Young people around the world are leaving schools like airplanes without a navigation system, and they crash into a world of frustration, anger, sadness, disappointment, not because they didn't get good math or English teaching, but because they didn't have any systemic guidance. So our work is really around empowering schools, empowering teachers, empowering educators. ये हाल तब है जब छात्र सुसाइड के मामलों की कम रिपोर्टिंग होती है। छात्रों के सुसाइड के ये आंकड़े आंखें खोलने वाले हैं। आखिर क्या वजह है कि हमारे बच्चे देश का भविष्य इस कदर तनाव में जी रहे हैं, नौकरी, पढ़ाई और नंबरों के जाल में इस कदर उलझे हुए हैं कि मौत को गले लगाने को मजबूर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में छात्रों की आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले आए हैं। ये राष्ट्रीय स्तर का 1/3 है। दक्षिणी भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सुसाइड के मामले 29% हैं। राजस्थान इस मामले में 10वें नंबर पर है, जहां कोचिंग हब कोटा पिछले कुछ सालों से सुसाइड सेंटर के नाम से बदनाम हो रहा है। कई बार ऐसे बच्चे ऐसे बोलते हुए भी सुने कि काश ऐसी जिंदगी से तो बहुत अच्छी है, या फिर मैं अब और नहीं जीना चाहता, मुझसे अब और आगे नहीं हो रहा। अगर बच्चा इस तरीके की नेगेटिव बातें कर रहा है तो समझ जाइए इट इज़ अ रेड फ्लैग साइन। बच्चे को मदद की ज़रूरत है, क्योंकि आंकड़े ये कहते हैं कि 80% केसेस में जो लोग सुसाइड करते हैं वो तो मरना ही नहीं चाहते। इट इज़ अ क्राई फॉर हेल्प। इसलिए समय रहते ऐसे वार्निंग साइंस को पहचानिए, ताकि हम ऐसे होने वाले सुसाइड या आत्महत्या केसेस को हम रोक सकें। छात्रों के सुसाइड की बड़ी वजह हमारी खराब शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी है। नंबरों से ज्यादा शिक्षा छात्रों के प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। स्कूल कॉलेजों को छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान देना चाहिए, ना कि एक दूसरे के बीच कंपटीशन को बढ़ावा देना चाहिए। अच्छे करियर, अच्छी नौकरी के चक्कर में छात्रों के बीच कंपटीशन इस कदर बढ़ गया है कि हालात विकराल हो चुके हैं। गरीब और मध्य वर्गीय परिवार के लोग अपने बच्चों से बड़ी उम्मीद पालते हैं और बच्चे पेरेंट्स की उम्मीदों के बोझ में दबकर तनावग्रस्त हो जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। छात्र किसी भी देश का भविष्य होते हैं। अगर छात्र मानसिक तनाव और प्रेशर में जी रहे होंगे तो वो देश को बेहतर दिशा में कैसे ले जा पाएंगे। हमें अपने बच्चों को ऐसी परवरिश और शिक्षा देनी होगी जो उन्हें बेहतर इंसान बनाए। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि सफल होने के लिए किताबी पढ़ाई और नंबरों से ज़्यादा दृढ़ संकल्प, एकाग्रता, हिम्मत और समय का सदुपयोग ज़रूरी है। ये चीज़ें हमें कोचिंग या स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। देश और दुनिया के कामयाब लोगों को देख लीजिए, वो किताबी पढ़ाई से नहीं बल्कि दूरदर्शी सोच और मजबूत इरादों की वजह से सफल हुए हैं। थ्री इडियट्स फिल्म का एक डायलॉग आपको याद होगा, काबिल बनिए, कामयाबी झक मार कर आएगी। इस फिल्म में छात्रों और पेरेंट्स को बड़ा मैसेज दिया गया था और बताया गया था कि करियर वही चुने जिस चीज में आपका मन लगे। हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता और ना ही हर बच्चा सचिन तेंदुलकर और धीरूभाई अंबानी जैसा बन सकता है। लेकिन मुश्किल ये है कि पेरेंट्स ये नहीं समझते हैं और अपने बच्चों पर अपने सपनों का बोझ लाद देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे तनाव में आ जाते हैं और सुसाइड जैसा कदम उठाते हैं। आइए पहले समझते हैं कि छात्रों में बढ़ते सुसाइड की वजह क्या है। सबसे बड़ा कारण पढ़ाई का बोझ और छात्रों में बढ़ता कंपटीशन है। टेस्ट में नंबर कम आने, दूसरों से पीछे रहने की वजह से छात्र तनाव का शिकार बनते हैं। पेरेंट्स के दबाव और बड़े सपनों की वजह से छात्र प्रेशर में आ जाते हैं। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे की दूसरों से तुलना करते हैं और उसकी क्षमता से ज्यादा की उम्मीद रखते हैं। अकेलापन और डर की वजह से छात्र अपना दर्द किसी से बयां नहीं कर पाते हैं। परीक्षाओं में नाकामी से हताश होकर भी छात्र सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं। हॉस्टल में रह रहे बच्चों में माता पिता के प्रति बहुत ज्यादा डर रहता है। कहीं ना कहीं ऑलरेडी वो किसी न किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित होते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, शिजोफ्रेनिया, पैनिक अटैक, ओसीडी या अपने पर्सनालिटी इश्यूज, एंगर इश्यूज, या कहीं ना कहीं उनके परिवार में जेनेटिकली कभी किसी को मानसिक बीमारी रही होती है जो जेनेटिकली उनमें आती है,
जिसके चलते उनके विचारों में ये बदलाव होते हैं और वही विचार उन्हें सुसाइड तक ले जाते हैं। पर क्योंकि ये चीज़ रूल आउट नहीं हो पाती है इनिशियल स्टेजेस में, ये इतना बढ़ जाती है। छात्रों में सुसाइड की घटनाएं रोकने के लिए उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। वक्त वक्त पर उन्हें सही गाइडेंस मिलनी चाहिए ताकि वो तनाव मुक्त रहें और खुलकर अपनी समस्याएं रख सकें। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि उनके ऊपर बेवजह पास होने और अच्छे नंबरों के लिए दबाव डालना चाहिए। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि सिर्फ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और टॉपर लोग ही जिंदगी में सफल नहीं होते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन से लेकर धीरूभाई अंबानी तक ऐसे हजारों नाम हैं जिन्होंने कामयाबी का इतिहास लिखा। बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी ने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की थी और पैसा कमाने के लिए यमन चले गए थे। वहां उन्होंने बिजनेस करना सीखा और रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी। सचिन तेंदुलकर ने भी 10वीं तक ही पढ़ाई की, लेकिन आज उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर अलख पांडे ने फिजिक्स वाला जैसा कोचिंग का अंपायर खड़ा कर दिया। धीरूभाई अंबानी को आइडल मान लाखों लोगों ने बिजनेस में करियर बनाने की सोची होगी और सचिन को देखकर लाखों युवाओं ने क्रिकेट को करियर के रूप में चुना होगा। लेकिन क्या कोई इनके जैसा सफल हुआ? नहीं, क्योंकि हर किसी का टैलेंट अलग होता है। हमें अपने टैलेंट और रुचि के मुताबिक करियर ऑप्शन चुनना चाहिए, तभी सक्सेस होंगे। कामयाबी के लिए किताबी नॉलेज से ज्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान, मेहनत, लगन और दूरदर्शी सोच जरूरी होती है। कभी कभी कारण ये रहता है कि बच्चे अपने आप में घुटते रहते हैं और अपने पेरेंट्स को, अपने लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पाते। नहीं बताने के पीछे कारण ये रहता है कि वो शायद सोचते हैं कि इतनी स्पेस ही नहीं थी पेरेंट्स में, या पेरेंट्स को बताएंगे तो वो दुखी हो जाएंगे, इसलिए वो बोझ अपने सर पे लेके चलते रहते हैं। कभी कभी उनको अपने माँ बाप से की हुई एक्सपेक्टेशंस का बोझ लगता है कि मम्मी पापा ने सब कुछ पैसे खर्च करके यहाँ भेजा है, इतना मेहनत की है, हमें पढ़ा रहे हैं, अगर हमारे नंबर नहीं आए तो, और ये सोच उनके लिए बोझ बन जाता है और ये बोझ एक समय पे मानसिक बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज में बदल जाती है। बीते दिनों एक फिल्म आई थी। ये फिल्म आईपीएस अधिकारी मनोज शर्मा की जिंदगी पर आधारित थी, जो 12वीं में फेल हो गए थे, लेकिन फिर अपनी मेहनत और लगन के दम पर आईपीएस बने। मतलब हमें नंबरों के पीछे नहीं भागना चाहिए, काबिल बनना चाहिए, तभी कामयाबी मिलेगी। लेकिन मुश्किल ये है कि पेरेंट्स की सोच नहीं बदलती। पढ़ाई, करियर और कामयाबी को लेकर वो अपने बच्चों की तुलना दूसरों से करते हैं। अपने बच्चे के आईक्यू लेवल और दिलचस्पी को दरकिनार करके उसे जबरन अपनी पसंद का करियर चुनने के लिए दबाव डालते हैं। कोचिंग सेंटर्स और स्कूल कॉलेजों में भी छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना भरी जाती है। जब तक ऐसा होता रहेगा, हालात नहीं बदलेंगे। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों सेक्सुअल हैरेसमेंट और महिलाओं के शोषण के मामलों को लेकर बवाल मचा हुआ है। इंडस्ट्री में महिलाओं की समस्याओं को लेकर बनी जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद मलयालम सिनेमा से जुड़ी महिला कलाकार खुलकर सामने आ रही हैं और एक के बाद एक फिर मीटू मूवमेंट शुरू हो गया है। इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम महिला एक्ट्रेस अपने साथ घटी घटनाएं शेयर कर रही हैं। आइए पहले देखते हैं कि ये पूरी खबर है क्या। केरल की गिनती देश के सबसे शिक्षित राज्यों में होती है, लेकिन बॉलीवुड यानी केरल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं की स्थिति पर आई रिपोर्ट ने भूचाल ला दिया है। समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ाने में मलयाली फिल्में बहुत आगे रही हैं, लेकिन जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि ये नैतिकता सिर्फ दिखावे की है। हकीकत ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों के साथ ऐसा बर्ताव होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 2013, I misbehaving by one hero. That time I am little fear and just push back and I am crying, and that same suddenly he is asking me sorry, and after that we are just like a friends and going back. But
in past 11 years I am in movie field. So many issues are facing, not for me, or also my subordinate, also my friends and some ladies also facing same issues. हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री में मी टू मूवमेंट शुरू हो गया है। कंगना रनौत, तनुश्री समेत तमाम एक्ट्रेस एक बार फिर खुलकर इंडस्ट्री में फैली गंदगी पर लिख रही हैं। रिपोर्ट के बाद मलयालम फिल्मों के ऐसे ऐसे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं जिन्हें लोग पूछते रहे हैं। एक के बाद एक एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रही हैं और एक्टर्स, डायरेक्टर्स समेत तमाम बड़ी हस्तियों पर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगा रही हैं। Sexual harass, verbally sex words using like that. And if we get a chance, ready to go with somebody to sleep. So I lost a lot of chances in the movie field. I'm get back from the mainstream movies, and I done 8 movies at art movies as lead role, and I can't stay with or sleep for chances or like that. I'm always say no. So I'm push back and. हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद बीते 3 दिन में यौन शोषण और रेप से जुड़े 18 मामले दर्ज हो चुके हैं। मलयालम फिल्मों के जाने माने एक्टर और माकपा विधायक मुकेश एम के खिलाफ एक्ट्रेस मीनू मुनीर ने रेप का आरोप लगाया है। एक्ट्रेस के मुताबिक कई साल पहले मुकेश एम ने उनका यौन उत्पीड़न किया था। बुधवार को एसआईटी ने मीनू का बयान दर्ज कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि मीनू मुनीर ने 7 अभिनेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इनमें मुकेश, जयसूर्या, एम राजू और ई बाबू शामिल हैं। मुनीर ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का खुलासा किया था। अभिनेत्री ने अभिनेता सिद्दीकी के खिलाफ भी रेप का एक केस दर्ज कराया है। संगीन आरोपों के बाद सिद्दीकी को एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवीज आर्टिस्ट्स के महासचिव पद से हटने को मजबूर होना पड़ा। एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष मोहनलाल समेत सभी पदाधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा है। मोहनलाल मलयालम सिनेमा के आइकॉन माने जाते हैं। बताया जाता है कि AMMA की पूरी गवर्निंग बॉडी ने रिजाइन कर दिया है। हालांकि आरोपों के बाद कुछ एक्टर्स का पक्ष भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। जब वो ब्लैकमेल नहीं हुए तो उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद सोमवार को सबसे पहले एक बंगाली अभिनेत्री श्रीलेखा सामने आई। उन्होंने 2009 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्मकार रंजीत बालाकृष्णन पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। इसके बाद केरल पुलिस ने फिल्मकार रंजीत के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कराया। इसी कड़ी में ताज़ा नाम सोनिया मल्हार का है, जिन्होंने केरल के डीजीपी को एक शिकायत दर्ज कराई। हालांकि आरोपी अभिनेता का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में क्या है, जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मचा है। कई एक्ट्रेस के संगीन आरोपों के बाद केरल सरकार ने 3 सदस्यीय जस्टिस हेमा कमेटी का गठन 2017 में किया था। दिसंबर 2019 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केरल सरकार को सौंप दी थी, लेकिन इसे 5 साल बाद 19 अगस्त 2024 को जारी किया गया। दरअसल इस रिपोर्ट को कई बार अदालतों में चुनौती दी गई, लेकिन धीरे धीरे ये सभी चुनौतियां ध्वस्त हो गईं। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट 296 पन्नों की है, जिसमें 80 महिलाओं की शिकायत रिकॉर्ड की गई है। इनमें कई जानी मानी महिला जूनियर आर्टिस्ट तक शामिल हैं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि महिला कलाकार किस कदर डरी रहती हैं और वो शिकायत दर्ज नहीं कराती, क्योंकि फिल्मों में पुरुष एक्टरों का वर्चस्व उन्हें जीने नहीं देगा और शिकायत करने पर उनसे बदला लिया जाएगा। हेमा कमेटी रिपोर्ट में यौन शोषण के मामलों की विस्तार से पड़ताल की गई है। फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के उत्पीड़न और यौन शोषण के आरोप नए नहीं हैं। कुछ साल पहले भी मीटू अभियान चला था और बॉलीवुड में जमकर बवाल मचा था। लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि कुछ एक्ट्रेस और कलाकार आगे बढ़ने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ को तैयार हो जाते हैं। कुछ महिला कलाकार ये मान लेती हैं कि इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और कभी शिकायत नहीं की, जिसकी वजह से ये बीमारी नासूर बनती चली गई।
जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कई महिलाओं को कहा जाता है कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में उतरने के लिए एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अब ये किस तरह के एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइज की बात रही होगी, ये कोई भी समझ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कई महिला कलाकारों से ये उम्मीद की जाती है कि वो खुद को सेक्स के लिए उपलब्ध करें। इस रिपोर्ट में उसे सेक्स ऑन डिमांड कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कई महिला कलाकारों को ये यकीन सा हो गया था कि बिना यौन शोषण के वो फिल्म उद्योग में टिक नहीं पाएंगी। ये भी माना जाने लगा था कि अगर कोई महिला कलाकार किसी फिल्म के इंटीमेट सीन्स करती है तो वो सेक्स के लिए सहज उपलब्ध है। कई पीड़ितों ने ऐसी शिकायतों से जुड़े ऑडियो वीडियो क्लिप और व्हाट्सएप मैसेज भी जस्टिस हेमा कमेटी को सौंपे थे। अब इस खबर का दूसरा पहलू समझिए। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी घटनाएं इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि कुछ एक्ट्रेस और महिला कलाकार आगे बढ़ने के लिए कॉम्प्रोमाइज को तैयार हो जाती हैं। इंडस्ट्री में सफल होने के लिए कुछ लड़कियां शॉर्टकट अपनाती हैं, जिसकी वजह से यौन शोषण की घटनाएं बढ़ती जाती हैं। अगर लड़कियां और फीमेल कलाकार फिल्म प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की नाजायज डिमांड को ना कहें और विरोध के साथ पुलिस कंप्लेंट भी करें, तभी ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। मुश्किल ये है कि लड़कियां इंडस्ट्री की प्रभावशाली हस्तियों के खिलाफ कंप्लेंट करने से इसलिए भी डरती हैं क्योंकि उन्हें करियर खराब होने और इंडस्ट्री से बाहर होने का डर होता है। इसलिए वो सब कुछ सहती हैं और रोग नासूर बन जाता है। पैसों के लिए भी कुछ एक्ट्रेस सी ग्रेड फिल्में करने और प्रोड्यूसर्स की डिमांड पूरी करने को तैयार हो जाती हैं। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत ने आइटम नंबर्स को बढ़ावा देने वाली एक्ट्रेस पर निराशा जाहिर की है और लिखा है कि मैं उन महिलाओं से निराश हूं जो अन्य महिलाओं के काम को बढ़ावा नहीं देती हैं। ये ऐसी महिलाएं हैं जो मुझसे पूछती हैं कि मैं क्यों लड़ रही हूं, लेकिन मैं किसके लिए लड़ रही हूं। ये पहली बार नहीं है कि जब मीटू को लेकर बवाल मचा है। बॉलीवुड के बड़े एक्टर और फिल्म मेकर्स पर भी यौन शोषण के आरोप लग चुके हैं। 2017 में अमेरिका में वायरल हुआ मीटू भारत पहुंचा था और 2018 में कई एक्ट्रेस ने बड़ी हस्तियों पर संगीन आरोप लगाए थे। नाना पाटेकर पर तनुश्री दत्ता ने मीटू का आरोप लगाया। आलोक नाथ पर यौन उत्पीड़न के 4 आरोप लग चुके हैं। डायरेक्टर साजिद खान पर एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा समेत कई एक्ट्रेस शोषण का आरोप लगा चुकी हैं। कैलाश खेर पर सिंगर सोना महापात्रा ने गंभीर आरोप लगाए थे। एक्टर रजत कपूर पर भी एक महिला पत्रकार ने अश्लील बातें करने का आरोप लगाया था। ये तो कुछ ऐसे मामले हैं जो सामने आए और महिला एक्ट्रेस ने जिनके बारे में खुलकर बात की। असल में फिल्म इंडस्ट्री की चमक भरी दुनिया में अंधेरा बहुत है। पर्दे के पीछे सेक्स और ड्रग्स का ऐसा खेल होता है जो इंडस्ट्री को गंदा कर रहा है। ये गंदगी तभी साफ होगी जब महिलाएं एकजुट होंगी और कॉम्प्रोमाइज के बजाय ऐसी घटनाओं का एकजुट होकर खुलकर विरोध करने की हिम्मत करेंगी। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो पर्यावरण के लिए अच्छी है और गौ पालकों और गायों की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। दरअसल जयपुर में गाय के गोबर से दिए, मूर्तियां, सजावट सामान, कागज़ और कैरी बैग बनाए जा रहे हैं। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल में कमी आएगी और प्लास्टिक गायों के पेट में नहीं जाएगा, जिससे उन्हें कई तरह की बीमारियां जो है वो नहीं होंगी। दूसरी तरफ गौ पालकों को भी इससे आर्थिक लाभ हो रहा है। वर्तमान में गौ पुनर्वास केंद्र हिंगोनिया में आने वाला हर एक गौवंश प्लास्टिक से ग्रसित है। आज प्रतिदिन गौशाला के अंदर 1 से 2 रोनोटॉमी के ऑपरेशन किए जाते हैं और किसी भी गौवंश के अंदर कम से कम 15-20 किलो पॉलीथीन निकलता है। ना केवल पॉलीथीन, उसके अंदर पॉलीथीन के ढक्कन हैं, सिक्के हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, कांच और लोहे की। आप सोचिए कोई व्यक्ति अगर अपने अंदर ऐसा कोई सामान लेके चल रहा हो तो उसका जीवित रहना कितना मुश्किल है। हमारे घरों से फेंका हुआ अपशिष्ट भोज्य पदार्थ की सामग्री या सब्जियों के टुकड़े हम अनायास ही प्लास्टिक की थैलियों में पैक करके उसको बाहर फेंक देते हैं। हमारे घर से तो निकला हुआ कचरा लेकिन किसी की जान ले लेता है, ये शायद हमको पता भी नहीं होता। गाय जब प्लास्टिक से भरा हुई भोजन की थैली खाती है तो उसके पेट में धीरे धीरे प्लास्टिक इकट्ठा होता जाता है और वो एक अपच का माध्यम बन जाता है और साथ ही वो एक ऑब्स्ट्रक्शन उनके पेट में क्रिएट कर देता है, जिससे उनका भोजन की सारी सामग्री और भोजन का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है।
दूसरा पहलू में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे कुछ और खबरों और उनके दूसरे पहलुओं के साथ। तब तक मुझे यानी राहुल महाजन को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इंडिया डेली पर अभी बाकी हैं कई और खबरें।